नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सीधे हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, जिनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। विनोद कुमार शुक्ल, विनय कुमार पाठक। ठीक, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है, श्यामलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अलावा आप ध्यान में रखेंगे कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारा चीज। ठीक है, अगर हम बात करें श्यामलाल चतुर्वेदी जी को की, तो बिलासपुर में एक गांव है कोटमी करके, वहां पर इनका जो है जन्म हुआ था। भोलवा भोला राम, ये इनकी एक रचना है। बेटी के विदा एक इनकी दूसरी रचना है। ठीक है, और इसके अलावा एक खास बात ध्यान रखना कि बचपन में इनकी माता ने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की दान लीला इनको रटा दिया था। ठीक, ये भी आप ध्यान में रखना, कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, लगभग जय हिंद किसकी रचना है? लगभग जय हिंद। ठीक, तो लगभग जय हिंद किसकी रचना है भाई, ये आपको बताना है। तो लगभग जय हिंद ये रचना है विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है लगभग जय हिंद। इनका जो जन्म हुआ था राजनांदगांव में हुआ था। और बात करें तो भाई इनकी जो रचना है लगभग जय हिंद, ये कविता संग्रह है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नौकर की कमीज इनकी एक और रचना है जो काफ़ी फेमस हुई थी, उपन्यास है नौकर की कमीज। ठीक है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए दिया गया था। ठीक, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध धातु कला से नहीं है? तो इनमें से किस जनजाति का संबंध धातु कला से नहीं है? घड़वा जनजाति की बात करें तो बस्तर क्षेत्र में जो कोंडागांव जिला है, वहां पर घड़वा जनजाति के लोग जो है धातु मूर्ति कला में निपुण हैं। मलार जनजाति की अगर हम बात करें तो मलार जनजाति सरगुजा जिले से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, मलार जनजाति सरगुजा जिले से संबंधित हैं। उसके बाद जो झारा जनजाति हैं, ये जो है रायगढ़ जिले से संबंधित है। और ये तीनों का संबंध जो है धातु कला से। ठीक है, धातु कला से इन तीनों का संबंध है। बंजारा जनजाति की अगर हम बात करें तो ये कंघी कला के लिए जाने जाते हैं बंजारा जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी भाषा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है? ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए ही छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। तो इनमें से किस विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी भाषा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करवाई जा रही है? तो ये आपको जो है याद रखना है, यहाँ आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में जो है ये छत्तीसगढ़ी में जो है ना स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। स्नातकोत्तर पीजी, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन भी कहते हैं। इसके अलावा सीवी रमन यूनिवर्सिटी में भी छत्तीसगढ़ी में स्नातकोत्तर की व्यवस्था की गई है। ठीक, सीवी रमन यूनिवर्सिटी जो कि बिलासपुर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कहाँ है? रायपुर में। इसके बाद आईएसबीएम यूनिवर्सिटी, आईएसबीएम यूनिवर्सिटी जो कि गरियाबंद में है, यहाँ पर भी जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। ठीक, इसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय जो कि दुर्ग जिले में है, यहाँ पर भी जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में स्नातकोत्तर होता है। इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय जो बिलासपुर में है, यहाँ से भी जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर या जिसको हम कहेंगे एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई होती है। ठीक, मतलब अगर आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में आगे कुछ करना है तो उससे आप एमए कर सकते हो इन विश्वविद्यालयों से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ खैरागढ़ विश्वविद्यालय नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का वर्णन प्राप्त होता है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि मध्यकाल के किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। तो भाई पृथ्वीराज रासो में नहीं मिलता है। पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना चंदबरदाई ने की है, चंदबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के चारण कवि थे, उनके मित्र थे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ठीक, बाबरनामा। ये जो है मुगल बादशाह या मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पद्मावत। पद्मावत जिसकी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसमें जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख हमें मिलता है, वर्णन मिलता है रतनपुर के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारालावा जलप्रपात किस जिले में है? भाई तो झारालावा जलप्रपात ये आपको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा जिले में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो दंतेवाड़ा जिले में भाई झारालावा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, धारा 124 के तहत किन्हें 1908 में गिरफ्तार किया गया था? ठीक, धारा 108 के तहत धारा 124 के तहत किन्हें वर्ष 1908 में गिरफ्तार किया गया था, यह आपको बताना है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन भी जो है पूछे जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो 1908 है भाई, इस सन से आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो माधवराव सप्रेजी थे, इनको जो है धारा 124 के तहत 1908 में गिरफ्तार किया गया था। अब किस्सा क्या था इसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जो माधवराव सप्रेजी थे, इन्होंने पहली छत्तीसगढ़ी मतलब छत्तीसगढ़ की पहली समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया। आगे चल करके इन्होंने जो अपने बाल गंगाधर तिलक जी थे, जो कि एक समाचार पत्र निकालते थे मराठा केसरी नाम से, मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। तो उस समाचार पत्र को हिंदी भाषा में प्रकाशित कर रहे थे माधवराव सप्रेजी, ठीक। तो यहाँ पर हुआ ये कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने अपनी पत्रिका में काफ़ी मतलब क्रांतिकारी विचार व धारा वाले थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे, गरम दल के नेता थे ना, कांग्रेस में दो दल थे, नरम दल, गरम दल। गरम दल वाले जो है ज़्यादा एग्रेसिव थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो एग्रेसिव टाइप के थे, और उनके जो लेख थे, विचार थे, वो भी उसी तरह के होते थे। और बाल गंगाधर तिलक जी के लेख ऐसे थे कि युवा पढ़ करके उन लेखों को जब युवा पढ़ते थे तो उनमें जो है क्रांतिकारी भावनाएं जागृत हो जाती थी, ठीक। तो ऐसा ही लेख था जिसमें एक तो था बम गोले का रहस्य, इस टाइप का कुछ उसमें लेख था, जिस कारण से बाल गंगाधर तिलक जी को गिरफ्तार किया गया और उनको जो है बर्मा में भेज दिया गया, ठीक। वहाँ पर वो लगभग 6 साल तक उनको जो है कारागार में रखा गया था। अब इसी समय भाई जो माधवराव सप्रे थे, जिन्होंने मराठा केसरी का हिंदी अनुवाद किया था, तो भाई इनको भी पकड़ लिया जाता है। धारा 124 लगा दी जाती है कि भाई तुम भी गुनहगार हो, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो है इनको जो है जेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो माधवराव सप्रे जी हैं, इनके परिवार वाले जो है इनके ऊपर काफ़ी दबाव डालते हैं कि आप भाई माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो। तो माधवराव सप्रे जी को अपने पारिवारिक दबाव के चलते अंग्रेजों से माफ़ी मांगनी पड़ती है, जिसके बाद फिर उन्हें रिहा कर दिया जाता है, ठीक। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला है, लाल प्रद्युम्न सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो लाल प्रद्युम्न सिंह है, इनका संबंध आपको बताना है कि भाई किस रियासत से इनका संबंध था। तो लाल प्रद्युम्न सिंह का संबंध था खैरागढ़ रियासत से, ठीक है, खैरागढ़ रियासत से। देखिए इन्होंने एक जो है ना बोलना चाहिए, इनका एक विचार है कि छत्तीसगढ़ में जो है ना 36 राजा राज्य करते थे, या फिर ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 राज्य थे, 36 राजा थे, और हर एक के पास जो है एक गढ़, एक किला हुआ करता था, जिसके आधार पर जो है इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अच्छा क्वेश्चन हो सकता है भाई, मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मांदर जो कि जनजातीय समुदाय का एक काफी मतलब क्या बोलना चाहिए, पसंदीदा वाद्य यंत्र है। जनजातियों में, जहाँ की भी जनजाति हो, मतलब कहीं के भी जनजाति हो भारत में, उनमें मांदर का प्रचलन देखा गया। मांदर जो कि ऐसा बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है ना, ये मान लो एक आदिवासी है, ठीक, इस तरह से ये बजाएगा, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक, ऐसे, ठीक है।
तो मांदर इस तरह का वाद्य यंत्र होता है जो कि काफी बड़ा होता है, ठीक है। ये जनजातियों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। तो ये किस तरह का वाद्य यंत्र है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, वाद्य यंत्रों के जो प्रकार हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक होता है तत्, वितत, सुशिर, घन। तत् वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो जो तार वाले वाद्य यंत्र है ना, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग होता है, जैसे गिटार, गिटार में तार होता है ना, तो गिटार क्या है, तत् वाद्य यंत्र है, ठीक। गिटार एक तत् वाद्य यंत्र है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, हमारे जनजातियों में प्रचलित काफी सारे वाद्य यंत्र हैं जो कि तार वाले हैं, ठीक है। जैसे तंबूरा हो गया, ठीक, तंबूरा हो गया, वीणा हो गया, सितार हो गया, सरोद हो गया, सारंगी हो गया, राम बाजा हो गया, ठीक, किरकिच हो गया, ठीक। ये सारा चीज जो है तत्वाद्य यंत्र, तार वाले। वितत, अगला वितत। वितत जो है किसी खोखले आधार पर चमड़े को मढ़कर इस प्रकार का वाद्य यंत्र तैयार किया जाता है। मतलब किसी खोखले आधार पर, मतलब ऐसा वाद्य यंत्र जो अंदर से खोखला होगा, ठीक, और उसके जो मुंह को ना चमड़े से बंद कर दिया जाएगा, चमड़े से जो है उसको बंद कर दिया जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे मान लो ये जो तबला होता है ना, ऐसे तबला या फिर जो नगाड़ा होता है ऐसे होता है, ऊपर वो नीचे का जो है सख्त होगा और ऊपर जो है चमड़े से ढक दिया जाएगा और अंदर में खाली होगा, खोखला होगा, ठीक। तो ये क्या होगा, वितत। सुशीर, सुशीर का मतलब होता है जिसको फूंक करके बजाया जाए, ठीक, फूंक करके बजाया जाए, जैसे कि सहनाई हो गया, बांसुरी हो गया, ठीक। उसके बाद घन, घन जो है दो चीजों को आपस में टकरा करके जो ध्वनि निकले, वैसे वाद्य यंत्र को कहा जाता है घन। जैसे हम ताली बजाते हैं ना, दोनों हथेलियों को आपस में लाते हैं तो ताली बजता है, ठीक। ऐसे ही जो है दो यंत्रों को या दो चीजों को जब आपस में टकराते हैं तो ऐसे टाइप के वाद्य यंत्र को कहते हैं घन। जैसे कि खड़ताल हो गया, ठीक, ताशा हो गया जिसको आपस में पीटते हैं, ठीक। तो इस टाइप की चीजों को। अब इसका आंसर, मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र होगा, तो भाई वितत होगा, क्योंकि मांदर जो है ऐसे होता है ना, ये अंदर से खोखला होगा और इस तरफ जो है चमड़े और इस तरफ भी चमड़े का प्रयोग किया जाएगा। जो वितत है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक मुखी, एक होता है 2 मुखी। एक मुखी जिसमें तबला हो गया, नगाड़ा हो गया, ठीक, वो एक मुखी है। और द्विमुखी कौन कौन सा होगा, मांदर द्विमुखी है, ढोलक द्विमुखी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम का आयोजन किस स्तर पर नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, सीजीपीएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर सीजी व्यापम के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है, ठीक है। तो देखो, बस्तर पंडुम क्या है, बस्तर पंडुम भाई, तो बस्तर पंडुम, पंडुम का मतलब होता है त्योहार, पर्व, उत्सव। तो अभी जो है बस्तर क्षेत्र में यह मनाया जा रहा है बस्तर पंडुम। क्यों मनाया जा रहा है, तो बस्तर क्षेत्र के जनजातीय समुदायों में जो भी कला है, ठीक, जो भी जनजातीय कला है उसके प्रदर्शन हेतु उन्हें मंच प्रदान किया जाएगा। यही क्या है, बस्तर पंडुम, ठीक है। जनजातीय कला, उसमें नृत्य आ सकता है, खेल आ सकता है, जो भी चीजें हैं उनका, नाटक, गीत वगैरह जो भी चीज है उसका वो प्रदर्शन करेंगे, ठीक। तो उनको एक मंच प्रदान होगा। तो जनजातीय कला के प्रदर्शन हेतु बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। ये जो है लगभग 12 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक चलेगा, ठीक। 12 मार्च को शुरू होगा और 3 अप्रैल को खत्म होगा। तो आपको बताना है कि भाई कौन से स्तर पर नहीं हो रहा है। तो यहां ध्यान रखना, पहला जो स्तर होगा वो होगा जनपद स्तर, दूसरा होगा जिला स्तर, चौथा तीसरा होगा संभाग स्तर, राज्य स्तर पर नहीं हो रहा है, ठीक। जनपद स्तर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो भी प्रतिभागी होंगे, जो भी विजयी होंगे, उन प्रतिभागियों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा, ठीक। उसके बाद ये लोग फिर जिला स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर पर जो है विजयी प्रतिभागियों को 20,000 प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। और अंत में ये लोग जो है संभाग स्तर पर जाएंगे, जहां पर प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए रखा गया है, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपए, ठीक। तो बस्तर पंडुम अभी शुरू हो गया है, ठीक। तो इससे संबंधित जो भी डाटा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और इससे जो है क्वेश्चन बनेगा। जिस तरह से बस्तर ओलंपिक हुआ था ना, कुछ कुछ उसी टाइप से इसको हम लोग मान के चल सकते हैं, ठीक। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि भाई करंट का क्वेश्चन है और एक यूनिक सा क्वेश्चन है और सीजीपीएससी, सीजी व्यापम इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।